नमस्कार दोस्तों एवं मित्रों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर। तो आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यानी कि अगले कम से कम 48 घंटों के मौसम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। यानी कि आज 3 मार्च है। तो 4 5 तक है, 6 7 मार्च तक यानी कि कुछ क्षेत्रों का थोड़ा एक्सटेंड करके मैं बता दूंगा जहाँ पर अभी वेदर एक्टिविटी होने वाला है। क्योंकि अभी जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो दक्षिण भारत एक अभी ऐसा क्षेत्र नज़र आ रहा है जहाँ पर यानी कि वेदर एक्टिविटी अभी अगले आप कह सकते हैं 72 आवर्स तक कम से कम उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त वेदर एक्टिविटी इस क्षेत्र में होने वाले हैं। कई क्षेत्रों में यहाँ पर ज़बरदस्त वेदर एक्टिविटी होगा। उत्तर भारत में भी अगले 24 से 48 घंटों के समय कुछ ना कुछ मौसम थोड़ा खराब रहेगा यानी कि वेदर एक्टिविटी होगा। तो सैटेलाइट इमेज में अभी आप दो तरफ बादल देख पा रहे होंगे घने, एक दक्षिण भारत के ऊपर, दूसरा उत्तर भारत में। मध्य भारत में आप देखिए हल्के फुल्के बादल हैं जो कि यानी कि अभी यहाँ पर गर्मी बढ़ रहा है। और यहाँ दक्षिण भारत में जो ये जो सिस्टम बना हुआ है, अभी ये सिस्टम जो कल लग रहा था कि मैं अभी बता दूं तो जो यानी कि वेलमा लो प्रेशर से आगे नहीं बढ़ेगा, पर अभी लग रहा है कि डीप डिप्रेशन बन जाए। तो ये अभी यानी कि लग रहा है, मैं अभी आपको विंड फोरकास्ट में दिखा रहा हूँ। तो ये अभी यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में है। सैटेलाइट इमेज में भी आप देखिए इसी क्षेत्र में है। तो ये अभी लग रहा है कि इस तरफ बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू ECMWF वेदर मॉडल के हिसाब से ये हो सकता है कि लगभग इस क्षेत्र में जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए। यानी कि ज़्यादा भी उतने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता भी है तो अभी के वेदर मॉडल के हिसाब से यही लग रहा है कि यहाँ तक आते आते यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा लगभग इस क्षेत्र में लग रहा है। फिर यहाँ तक आते आते ये कमज़ोर पड़ने लगेगा और ऐसा डिप्रेशन से भी हो सकता है कम हो, वेलमार्क लो प्रेशर या लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ लैंडफॉल करेगा। ये ECMWF वेदर मॉडल के हिसाब से लग रहा है। GFS में आप देखिए तो GFS दिखा रहा है थोड़े दक्षिण में है, और GFS के हिसाब से आप देखिए ये इधर थोड़े दक्षिणी तमिलनाडु में, और ECMWF दिखा रहा है कि थोड़े वो उत्तर में जाएगा। और जो है हो सकता है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बने, डीप डिप्रेशन में ही रह जाए। साइक्लोन बनने की उम्मीद कभी काफ़ी कम है। हो सकता है कि ये समुद्र में लगभग यानी कि 5 तारीख के सुबह ये ऐसे साइक्लोनिक स्टॉर्म रहे भी और बंगाल में, पर ये वीक हो जाएगा जल्दी। ज़्यादा देर ये टिक नहीं पाएगा क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगे। उत्तर भारत में तो वेदर एक्टिविटी है वो अभी वेस्टर्न पश्चिम विक्षोभों के कारण जारी रहेगी। और एक आ रहा है जिसके कारण अभी से राजस्थान में जो थोड़ा सा कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब था उसमें धीरे धीरे अभी सुधार आ रहा है। हालांकि अभी पंजाब वगैरह में जारी है, मैं उसके बारे में अभी बात करता हूँ। और यानी कि अभी समरी था, तो अभी मैं डिटेल वेदर फोरकास्ट के बारे में बात करता हूँ। तो अभी आप उत्तर भारत में मुझे उम्मीद है कि देख पा रहे होंगे मेरा मैप। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ कल राजस्थान में ये जो इन सारे क्षेत्रों में जो थोड़ी वेदर एक्टिविटी देखने को मिली थी वो इसी अपकमिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही देखने को मिली थी। तो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका है जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी के चलते जो पंजाब में कुछ इलाकों में आप देखिए जो गुरुदासपुर यानी कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, पर जो पश्चिमी असम है या पश्चिमी पंजाब है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो बिना गरज के साथ हो रहा है। और पूर्वी असम पूर्वी पंजाब में माफ़ कीजिएगा पूर्वी पंजाब में जो बारिश की गतिविधियाँ हो रही है उसमें आप देखिए तो थंडर स्टॉर्म्स आपको नज़र आ रही होंगे। यहाँ पर अभी आपको थंडर स्टॉर्म्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए थंडर स्टॉर्म्स हैं इन सारे इलाकों में, दिल्ली NCR और हरियाणा के ऊपर भी है। तो जहाँ पर ये जो थंडर स्टॉर्म दिख रहा है तो हो सकता है अभी फिलहाल भी कहीं कहीं पर हो रहा होगा कुछ एक इलाकों में, जहाँ पर अभी जो थंडर स्टॉर्म आपको नज़र आ रहा है जो यानी कि जो लाइटनिंग वाला सिंबल, कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिले। हालांकि इस बार यानी कि ओलावृष्टि होने की चांसेस बहुत कम है, पर कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि हो जाए ओलावृष्टि, जो कि फसलों को उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा पर थोड़ा मोड़ा नुकसान हो सकता है कर दे, पर यानी कि कोई मेजर लॉस नहीं होगा इससे।
तो अभी उत्तर भारत में, पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी, एक दो स्थान पे मध्यम, हल्की ही रहेगी, अभी फिलहाल हल्की है। आगे बारिश की गतिविधियां थोड़े पैचेस में आज रात को सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जो आपका बरेली के आसपास और अलीगढ़ हो गया, आपका दिल्ली एनसीआर के दक्षिणी इलाके, पलवल के इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की उम्मीद है। आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा यानी कि कसगंज, बुधवान, चंदौसी, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। आगरा में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बहुत कम है, हो सकता है कि हल्के फुल्के बादल छाए, हम देखिए क्लाउड्स में, उसकी भी उम्मीद काफी कम है। कल होते होते ये जो पश्चिमी विक्षोभ ये ज्यादा सशक्त नहीं है, ये हट जाएगा, धीरे धीरे हटने लग जाएगा कल परसों से, और फिर से एक बार फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं आप देखिए तेजी से चलने लग जाएंगी। तो अभी इस बार इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्री मानसून गतिविधियों में आप देखिए देरी हो रही है। हालांकि दक्षिण भारत में शुरू हो रही है प्री मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे, पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस बार तो जो है गर्मी भी हो सकता है थोड़े लेट में, यानी कि तेज गर्मी जल्दी नहीं पड़ेगी इस साल। पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि आ रहे हैं, लगातार स्नोफॉल हो रहा है, तो जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं वो मौसम को ठंडा रख रही है, ज्यादा तापमान को उतना ज्यादा बढ़ने नहीं दे रही है। हालांकि दिन का तापमान बढ़ने तो लगा है, पर उतना ज्यादा अभी नहीं बढ़ पा रहा है इन जो उत्तरी हवाओं के कारण। प्री मानसूनी गतिविधियां उत्तर भारत में तो होने की संभावना अभी अगले 10 से 12 दिनों में नहीं है, पर 10-12 मार्च के आसपास अभी तो फिलहाल यानी कि वेदर मॉडल उतना सटीक नहीं होगा, पर हो सकता है कि जैसे जो डेक्कन के एरिया में, यानी कि इस स्टॉर्म के पास होने की, स्टॉर्म में बोल रहा हूँ, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन के पास होने के बाद इन क्षेत्रों में हो जाए, जो कि यानी कि चांसेस बहुत कम है। ये जो आप देखिए, जो जब यहाँ पर हो रहा है गुजरात वगैरह के आसपास, तो यहाँ पर बादल बादल रहेगा, हो सकता है हो जाए, पर अभी प्री मानसूनी गतिविधियां होली के बाद ही बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। तो फिलहाल उत्तर भारत में यही रहने वाला है मौसम। फिर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो तापमान को हो सकता है कि कुछ इलाकों में 1-2 डिग्री गिरा दे। अब देखिए यहाँ पर दिन के तापमान को उतना नहीं गिरा पाएगा, पर हाँ 1-2 डिग्री तक गिरा सकता है। पूर्वी भारत में भी वैसा ही स्थिति रहेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, कर लेते हैं आपके अभी मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत और मध्य भारत में मौसम लगातार अभी फिलहाल शुष्क बना हुआ है। उत्तर पूर्व के 1-2 इलाकों में लाइट रेन जारी है, अरुणाचल प्रदेश और असम के एक आध इलाकों में। तो पूर्वी भारत में अभी जो उत्तर भारत से आने वाली हवाएं हैं उसमें हो सकता है कि कल सुबह के समय इसमें थोड़ी रुकावट या ब्रेक आए, पर कल दोपहर के बाद ये हवाएं तेजी से चलने लग जाएंगी। हालांकि तापमान, स्पेशली सुबह के तापमान को उतना ही नहीं बढ़ा पाएगी। सुबह का मौसम यहाँ पर सुहावना हो जाएगा। सुबह के समय हल्की सर्दी अब भी पूर्वी भारत में जारी रहेगा। उत्तर भारत में भी सुबह के समय सर्दी का एहसास हो सकता है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इस क्षेत्र में। मध्य भारत, अभी राजस्थान की मैं बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान में फिलहाल अभी आप देखिए, जो अभी 3-9 हो रहा है, तो अभी राजस्थान क्योंकि थोड़े वेस्ट में है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है इस समय। पंजाब में आप देखिए टेम्परेचर अभी मैक्सिमम कम दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बारिश की गतिविधियां इस इलाके में हो रही है अभी अच्छे। तो जो राजस्थान में जो उत्तरी हवाएं अभी फिर से चलना शुरू हुई है धीरे धीरे यहाँ पर, तो इन हवाओं के कारण अभी क्या हो रहा है कि जो इन इलाकों में जो दिन में गर्मी का एहसास शुरू हो गया था, तो उसमें आज कमी आई है। तापमान में गिरावट राजस्थान में अभी देखने को मिली है। एक बार फिर तापमान गिर चुका है आज, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा गिरा है, मध्य राजस्थान और जो पूर्वी राजस्थान का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर उतना ज्यादा तापमान नहीं गिर पाया है। गुजरात के भी दक्षिणी इलाकों में नहीं ज्यादा गिरा है, कच्छ के इलाके में थोड़ा मोड़ा गिरा है। तो सुबह के समय राजस्थान में सर्दी का एहसास स्पेशली उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में अब भी जारी रह सकता है। गुजरात में सर्दी खत्म हो चुकी है, आप कह सकते हैं विदाई, अभी सारे ही इलाके में आप कह सकते हैं सर्दी विदाई की ओर है। कहीं भी आप देखिए आज रात को, क्योंकि हम लोग प्री मानसून सीजन में एंटर कर चुके हैं। हालांकि इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आप देखिए पंजाब के एक आध इलाकों में 10 डिग्री तक जा रहा है, पंजाब के एक आध इलाकों में, पर जो प्लेन्स है वहां पर कहीं भी आप देखिए जो सिंगल डिजिट, जम्मू में भी सिंगल डिजिट नहीं जा रहा है।
10 डिग्री सबसे मिनिमम है, उससे कम उत्तर पश्चिम भारत में कहीं नहीं है। पूर्वी भारत में भी 15-16 है। तो मध्य भारत की अगर अभी मैं बात करूं तो मध्य भारत में क्या हो रहा है कि दिन काफी गर्म हो चुका है कई इलाकों में। डेक्कन के जो ये जो एरिया है यहाँ पर मिड-30s को क्रॉस कर चुका है दिन का तापमान। और ये जो इलाका है आपका, ये जो इलाका यहाँ पर यानी कि विदर्भा, मध्य छत्तीसगढ़, इस इलाके में दिन का जो तापमान है 32, 33, 35 के आसपास इस इलाके में आ चुका है। अभी धीरे धीरे और भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसी के कारण आज सुबह आपने देखा कि इस इलाके में थोड़े बादल छाए हुए थे। अभी धीरे हालांकि मौसम क्लियर हो चुका है इस इलाके का। तो ये यानी कि हाई क्लाउड्स थे, इसने कोई भी बारिश की गतिविधियां नहीं दी। ये गर्मी के कारण ये बादल छाए हुए थे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर तो तापमान में थोड़ी 3-4 बजे कमी आएगी। तो दिन के समय अब देखिए 31 फिलहाल दिखा रहा है वेदर मॉडल, वैसे ही 31, 32। आज मैक्सिमम यहाँ पर 33 डिग्री था रायपुर में मैं बात करूँ तो। गुजरात में भी अभी गर्मी जो है बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। आज हो सकता है एक आध इलाकों में 1-2 डिग्री की गिरावट उत्तरी हवाओं के कारण देखने को मिले। रात को तापमान आप देखिए मध्य भारत में 18 डिग्री। गुजरात में ये जो रीजन है यहाँ पर सर्दी आप कह सकते हो कि लगभग समाप्त हो चुका है, यानी कि सर्दी का रात को भी फील काफ़ी कम हो चुका है। अहमदाबाद में भी वही है, सर्दी का रात को भी फील काफ़ी कम हो चुका है। इस इलाके से सर्दी विदा हो चुका है आप कह सकते हो। अभी ये जो क्षेत्र हो गया, ये जलगांव कोला, ये जो डेक्कन के एरिया, यहाँ पर अभी सर्दी वापस नहीं आएगी कहीं भी। इस क्षेत्र में भी सर्दी वापस नहीं आएगी। अब सर्दी आप कह सकते हो यहाँ से विदा हो चुका है। उत्तर भारत में तापमान का बढ़ेंगे गिरेंगे। अभी उत्तर भारत में सर्दी हल्का रह सकता है अगले कुछ दिनों तक। इसमें भी धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। पूर्वी भारत में भी वही होगा, मध्य भारत के धीरे धीरे यहाँ पर से भी सर्दी विदा हो चुकी है। अब देखिए कल दिन के समय इस क्षेत्र में उड़ीसा के कुछ एक क्षेत्र में 35 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर 32, 33। और धीरे धीरे आप देखिए 12 तारीख को मैं अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि प्री मानसून सीजन है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो 12 तारीख को कोई पश्चिमी विक्षोभ भी आप देखिए नहीं है। और सुबह 4 बजे मैं अगर आपको तापमान दिखाऊं और स्नोफॉल, पश्चिमी विक्षोभ है मतलब कि आ रहा है जस्ट, हालांकि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही है। हालांकि मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। मतलब तो आप देखिए दिल्ली एनसीआर के ऊपर बादल भी नहीं है। और आप देखिए जो तापमान है 19 डिग्री, यानी कि यहाँ से भी सर्दी लगभग विदा हो जाएगा 12 तारीख आते आते। यानी कि सुबह के समय का भी सर्दी उत्तर भारत में कम हो जाएगा। मध्य भारत में सुबह हल्की फुल्की सर्दी आप देखिए 17 डिग्री तक। यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण काफी हल्के बादल हैं, उसी के कारण 19 डिग्री है। तो लगभग मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे इन दोनों इलाकों का सेम होने लग जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने में उत्तर भारत में थोड़ा समय लगेगा। आप देखिए 2 PM को 12 तारीख के यहाँ पर 30 है, लगभग हो जाएगा। दिल्ली में भी हो जाएगा, आप देख सकते हो 12 तारीख को यहाँ पर 30-31 लगभग आ जाएगा। यहाँ पर 1-2 डिग्री मैक्सिमम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राजस्थान में क्या होगा कि 11-12 तारीख होते होते राजस्थान में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो काफी ज्यादा भीषण गर्मी शुरू हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में। इसी के चलते आप देखिए 39 डिग्री आपने देखा होगा गुजरात में काफी ज्यादा गर्मी शुरू हो जाएगा, भीषण गर्मी का प्रकोप। और सर्दी सारे इलाकों से धीरे धीरे विदा हो जाएगा। और भी आगे यानी कि 12 तारीख हो जाएगा तो होली तक उम्मीद है कि सर्दी समाप्त हो जाएगा। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं इस वीडियो का। यानी कि मेन मुद्दा मतलब सारा ही मेन था आप कह सकते हो, पर यानी कि थोड़ा मेन मतलब जो सबसे यानी कि अभी गहरा सिस्टम आप कह सकते हो सारे इलाके में जो भी सिस्टम बना है उससे। तो दक्षिण भारत में अभी हम चलते हैं। तो दक्षिण भारत में ये जो सिस्टम फिलहाल लो प्रेशर वेल मार्क्ड लो प्रेशर है। मैं अगर IMD का मैं आपको दिखा दूं तो IMD का क्या फोरकास्ट है। तो IMD में आप देखिए जो इसका मैं टेबल में आपको दिखा देता हूँ IMD का। तो आप देखिए IMD टेबल के अनुसार ये 3 तारीख को डिप्रेशन रहेगा और 4 तारीख होते होते आप देखिए इसका पोजीशन भी धीरे धीरे तो चेंज होगा, डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना है। ECMWF मॉडल के हिसाब से ये साइक्लोन असानी भी बन सकता है, जो कि श्रीलंका ने नाम दिया साइक्लोनिक स्टॉर्म सी में, पर ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये साइक्लोन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। IMD के हिसाब से आप देखिए जो GFS वेदर मॉडल जो दिखा रहा है IMD भी
वही दिखा रहा है कि जीएफएस वेदर मॉडल भी लगभग ये दिखा रहे। ईसीएमडब्ल्यूएफ थोड़ा साइड से होती, पर दोनों ही वेदर मॉडल्स और आईएमडी भी यही दिखा रहा है कि इसका जो लैंडफॉल होगा वो तमिलनाडु के ऊपर ही होगा। तो अभी ये तो आप कह सकते हो कि 99.9% या कंफर्म हो चुका है कि इसका लैंडफॉल तमिलनाडु के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये आप देखिए ये, और जो मैं आपको विंड स्पीड दिखा दूँ तो केटी में आप देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म का 34 to 47 केटी है ये आप यहाँ पर देखिए। तो मैं अभी आपको इसका आगे का ट्रैक दिखाता हूँ। तो जो मैं बोल रहा था साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, उम्मीद है हालांकि कम है पर हो सकता है बन जाए। ये आप देखिए 5 तारीख के सुबह 9 बजे मैं अगर आपको दिखाऊं, विंड स्पीड 58 है किलोमीटर पर आवर, केटी 32 ही है, यानी कि लगभग साइक्लोनिक स्टॉर्म के आसपास। ये आप देखिए 33 तक जा रहा है। और विंड स्पीड में अगर हम देखें तो साइक्लोनिक स्टॉर्म के यानी कि लगभग बराबर, यानी कि डीप डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म के बॉर्डर पर 33 केटी में रहेगा। तो हो सकता है कि साइक्लोन बने या ना बने, पर बनने की उम्मीद काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि कम है। 33 केटी तक आपने देखा होगा मैक्सिमम, हो सकता है अगर 34 केटी तक उस समय एक दो इलाकों में हो सकता है कि चले जाए, बिना गस्टिंग के भी हो सकता है 33 केटी को क्रॉस कर जाए, 34 केटी तक चले जाए। तो ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी बन जाएगा, पर साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी बनने की उम्मीद इसमें कम है। और ये जो डीप डिप्रेशन के बॉर्डर पे भी जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए, मैं आपको किलोमीटर पर आवर में ले जाता हूँ। तो ये आप देखिए, तो इसके धीरे धीरे ये जो किलोमीटर पर आवर में 58 किलोमीटर तक गया था, 59, 60 आप देखिए यहाँ पर, इसको केटी में आप देखिए 32 ही है। तो जो इतना गया था 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो कम होके 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि जो इसको सी का जो कंडीशन उतना फेवर नहीं करेगा सशक्त होने में। पर ये जो साइक्लोनिक लो प्रेशर एरिया जो है, माफ कीजिएगा, यहाँ से जो पश्चिम बंगाल और यहाँ से लगातार ये जो है उत्तरी हवाओं को खींच रहा है। उत्तर पूर्वी दिशा से तमिलनाडु में काफी तेजी से हवाएं आ रही है। ये जो है पोस्ट मानसून सीजन में तमिलनाडु में रहता है ऐसा विंड पैटर्न, जनवरी के महीने में भी रहता है, पर फरवरी आते आते इसमें कमी आती है। जो लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलना, ये तमिलनाडु में कम हो जाती है और इस क्षेत्र में यानी कि दक्षिणांतरी कर्नाटक में। पर अभी इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण अब देखिए, माफ कीजिएगा, लो प्रेशर एरिया के कारण अब देखिए हवाओं को ऐसे खींच रहा है सारे इलाके में। तो फिलहाल तो बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु में नहीं है, पर 4 तारीख का शाम होते होते ये जो है तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी इलाके और पुडुचेरी में, नागापट्टनम वगैरह हो गया, इस क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। और जो आपका उत्तरी और जो श्रीलंका में भी बारिश की गतिविधियां अभी होगी। तो आगे मैं अगर आपको बात करूं तो ये आप देखिए केरला में भी अभी फिलहाल मौसम शुष्क है, पर 5-6 तारीख के बाद केरला में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और अब देखिए लाइट टू मॉडरेट, पर तमिलनाडु में हो सकता है कि भारी बारिश हो जाए। अब देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो ECMWF मॉडल के हिसाब से तो ये लैंडफॉल इतना यानी कि करेगा, पर यानी कि थोड़ा टाइम लेगा। ये लैंडफॉल करते करते काफी वीक हो जाएगा। मैं आपको अगर लैंडफॉल का स्थिति दिखाऊं तो लैंडफॉल ये करेगा आपका 7 तारीख को जाकर के लैंडफॉल करेगा ये 7 तारीख सुबह पुडुचेरी के दक्षिण में, यानी कि नागापट्टनम और पुडुचेरी के बीच। माफ कीजिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कह सकते हो, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मयिलादुथुरई है और थरंगंबड्डी है और केवरीपट्टिनम, लगभग इस क्षेत्र में आप देखिए लैंडफॉल कर देगा इस क्षेत्र में, यानी कि लगभग नागापट्टनम के जस्ट उत्तर में, पुडुचेरी के दक्षिण में, इन दोनों के बीच ये लैंडफॉल करेगा। और इसके लैंडफॉल करते समय ये या तो एक लो प्रेशर एरिया ही रहेगा या
एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया होगा, पर ये लैंडफॉल करने से पहले ही अपना जो बारिश की गतिविधियां ज़्यादा दे देगा और ये तमिलनाडु के तटीय इलाकों में ज़्यादा इफेक्ट करेगा। केरला में क्या होगा बारिश की गतिविधियां क्यों होगी? क्योंकि जो अरब सागर से हवाएं खींचकर ऐसे आएगी अब धीरे धीरे 5-6 तारीख से, तो उसके कारण केरला में जब दिन के तापमान बढ़ेंगे या 1-2 बजे के बाद केरला में अब देखिए अरब सागर से तेजी से हवाएं आएंगी। तेजी मतलब अरब सागर से मॉइस्चर आएगा। केरला, दक्षिणांतरी कर्नाटका में भी यही होगा, तो तब लाइट रेन केरला में देखने को मिलेगी सारे इलाकों में। दक्षिणांतरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में दिख सकता है। तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में भी लाइट रेन हो सकती है इसके कारण। तटों में लाइट टू मॉडरेट, एक स्थानों पे भारी बारिश। चेन्नई में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। अब देखिए भारी बारिश का ये जो स्पेल आप देख पा रहे होंगे, तो ये समुद्र में ज्यादा हो रहा है, तो इसका जो हलचल होगा इस सिस्टम का, ये लैंड से ज्यादा सी में ज्यादा असर देगा। तो मछुआरों को अभी यही सलाह दी जा रही है कि आप सी में मत जाए, क्योंकि लैंड में आपको जैसा अभी वेदर दिखेगा इस स्टॉर्म का, उससे ज़्यादा खतरनाक वेदर सी में दिखेगा, स्पेशली अगले 2 दिनों में, यानी कि 4-5 तारीख को। जब मैं बोल रहा हूँ कि डीप डिप्रेशन के बॉर्डर में रहेगा, तो 5 तारीख की सुबह 8-9 बजे। तो अभी आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप अगले 4-5 दिनों के दौरान सी में मत जाए, और 8 तारीख के बाद सी में यानी कि कोई भी रिस्क नहीं है। आप देखिए वेव भी काफ़ी कम हो जाएगा, तो उसके बाद आप सी में जाइए, यही सलाह अभी आपको दी जाएगी। क्योंकि 5 तारीख को ये जो है लैंड में तो ज़्यादा असर नहीं रहेगा, थोड़े दूर में अगर हम जैसे यहाँ भी कोई जाता है, यानी कि तो 5 तारीख का दोपहर हो गया, सुबह मैं आपको दिखाता हूँ 8 बजे, तो यहाँ पर भी कोई जाता है, यानी कि ये तट से थोड़ा ही दूर है, पर यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विंड स्पीड्स रहने वाला है। 58 गस्टिंग में अगर आपको दिखाऊं तो 80 किलोमीटर, 80, 81, 82 तक गस्टिंग में है। तो यानी कि ये डैमेज कॉज कर सकता है आपको, आपकी प्रॉपर्टी को। यहाँ पर भी लहरें, स्पेशली लहरें भी ऊपर ऊंची उठेंगी। चेन्नई वगैरह के आसपास लहरें, चेन्नई को उससे थोड़ी दूर 2.3, 2.4 मीटर तक यहाँ पर भी वैसा ही लहरें काफ़ी ऊंची तक, फीट में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फीट में 8 फीट तक लहरें उठने की संभावना, यहाँ पर 8-9 फीट तक लहरें उठ सकती है। और अगर आप कोस्ट से और थोड़ा दूर सी में अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आप देखिए 13 फीट तक लहरें ऊपर उठ सकती है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान तो पहुँचाएगा ही ये लहरें। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप ना जाएं अभी। और ये बारिश की गतिविधियां भी सी में ही, यानी कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, भारी बारिश की गतिविधियां सी में ही ज़्यादा जारी रहेगा। आप देखिए ये जो भारी बारिश का स्पेल आपको दिख रहा है, ये लैंड में नहीं है तमिलनाडु के, ये कोस्टल एरिया में है, सॉरी कोस्टल एरिया में नहीं है, सी में है भारी बारिश। आप देखिए, और ये इस क्षेत्र में भी आप देखिए 7 तारीख को भी भारी बारिश समुद्र में देखा जा रहा है, और लैंड आते आते इसी हल्की से मध्यम ही होगी। तो एक अच्छी बात यही है कि ये जो है लैंड में मूसलाधार बारिश नहीं देगा, जिसके कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका इस क्षेत्र में कम है। पर इसके लैंडफॉल के बाद 8 तारीख के बाद दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। पूरे तमिलनाडु, केरला में 7-8 तारीख को लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी हो सकता है, यानी कि साउथ इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पर जो चेन्नई वगैरह जो इलाका है, वहां पर मौसम 8 तारीख के बाद शुष्क होने लगेगा उत्तरी तमिलनाडु में, और जो उत्तरी कर्नाटका का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। पर जो अब क्या होगा कि 8 तारीख से बंगाल की खाड़ी से काफी तेजी से दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाएं पहुंचेंगी। अब देखिए जो लगातार पूरे डेक्कन एरिया होती हुई, सोलापुर वगैरह होती हुई यहाँ से लगातार आर्द्र हवाएं पहुंचेंगी, तो ह्यूमिडिटी हालांकि कम रहेगी, पर आर्द्र हवाएं आप देखिए पूरे ये जो आप इसको फॉलो कीजिए, जो दक्षिण से हवाएं आ रही है, साउथ ईस्ट से नासिक, जलगांव होती हुई यहाँ से, हालांकि नमी बहुत कम है। आप देखिए सूरत में भी साउथ ईस्ट से हवाएं आ रही है, और सूरत में गुजरात के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना
लगभग इस क्षेत्र में आप देखिए है 8 तारीख के दोपहर को। तो दिन के जब तापमान बढ़ेंगे तो हो सकता है कि 1-2 बजे लाइट ट्रेन इसी के यानी कि इसी के चलते सारे वेदर सिस्टम आप कह सकते हैं, वेदर फिनोमेना के चलते नासिक वगैरह के आसपास गरज के साथ लाइट ट्रेन होने की संभावना है। और यानी कि ज़्यादा कुछ इधर वेदर एक्टिविटी नहीं होगा, ये हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में हालांकि लाइट टू मॉडरेट ट्रेन आप देखिए यहाँ पर जारी रहेगी, जो कि गर्मी से राहत देगा। प्री मानसूनी बहुत सारे इस सिस्टम के कारण बढ़ जाएगी कि अरब सागर से भी नमी लगातार आएगी इस क्षेत्र में। और केरला और दक्षिण आंतरिक आपका कोस्टल कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां जारी गई। 10 तारीख को दक्षिणी महाराष्ट्र यानी कि कोल्हापुर जो रत्नागिरी यहाँ से होती गोवा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के सारे इलाके, केरला तक लाइट टू मॉडरेट रेन गरज के साथ सुबह के समय और शाम के समय बारिश होने की संभावना है। 11 तारीख को भी जारी रह सकती है और 12 तारीख होते होते इसमें थोड़ी कमी आएगी। हालांकि इस क्षेत्र में अब देखिए जारी रहेगी, यानी कि इस सिस्टम के जाने के बाद प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। एक तो अगर ये सिस्टम नहीं आती तब भी हो सकता था कि बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए हवाएं जो ऐसे लैंड टू सी जा रही थी उसमें कमी आ जाएगी, वो बंद हो जाएगा और अरब सागर से तेजी से हवाएं आएगी इस क्षेत्र में, जिसके के कारण चलते प्री मानसूनी गतिविधियां शुरू होगी। 12 तारीख को एक और मैंने जैसे कल की वीडियो में बोला था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण आंतरिक जो दक्षिणी अंडमान सागर पर बनने की संभावना है। ये आगे क्या होता है तो इसके बारे में आपको आगे के वीडियो में बताते रहूंगा। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए इतना ही।